नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 1.0 परीक्षा जो कि 24 अगस्त को आयोजित हुई थी, उसमें एनसीईआरटी से साइंस के पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने है। और यहाँ पे पहला प्रश्न है सेट ए का, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से चैप्टर नंबर 12 से आया था। और इस प्रश्न का आंसर आइए देखते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। और साथ में हम पोटेंशियोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटे जो विद्युत विभव होते हैं उन वैल्यूज़ के लिए हम विद्युत पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 चुंबकीय क्षेत्र है। यह प्रश्न आपका भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। और यहाँ पे आपकी जो 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं, अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा। आइए इस प्रश्न का आंसर समझते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो है सदिश मात्रा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सदिश मात्रा के और अन्य उदाहरणों की बात की जाए तो सदिश मात्रा में वजन आता है, वजन को हम सदिश मात्रा में लेते हैं। वहीं अदिश मात्रा की बात की जाए तो यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है वो अदिश मात्रा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वजन सदिश मात्रा है, द्रव्यमान अदिश मात्रा है। वजन को हम वेट बोलते हैं इंग्लिश में, और द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो जो वेग होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी, ये होता है आपका सदिश मात्रा। और जो अदिश होता है वो होता है चाल, जिसको स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड या चाल जो है ये सदिश मात्रा होता है। चाल या स्पीड जो है ये सदिश अदिश मात्रा होता है, और वेग जो है सदिश मात्रा होता है। तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है सदिश मात्रा। और इसके अलावा बात की जाए आयाम रहित मात्रा की, तो आयाम रहित मात्रा के जो उदाहरण हैं आपके सामने, और जो कि पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था, जो 15 मार्च को आयोजित हुई थी, तो वहाँ पे पूछा गया था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है सापेक्ष घनत्व। तो सापेक्ष घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी आयाम रहित मात्रा है। इसके अलावा अगर आयाम रहित मात्रा के अन्य उदाहरण देखे जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है आयाम रहित मात्रा है। और आयाम रहित मात्रा ऐसे चीज़ों में होती है जिसमें रेशियो में होता है। जब कोई चीज़ अनुपात में लिया जाता है तो वहाँ पे आयाम रहित मात्रा होता है। फिर अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो यह प्रश्न भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। और यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा है, प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया होता है। इसका मतलब कि अगर एरिया कम होगा, एरिया नीचे है यहाँ पे, तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब हम खड़े होने की स्थिति में होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये हमारे जो पैर हैं तो ये कम से कम एरिया जो है पृथ्वी पर लेते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स जो है किसी जो है इस वस्तु पे जो है हम अधिक भार लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में। तो ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको जितने भी खासकर जो प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथी, उन सबको विज्ञान का जो है आपको कक्षा 10 तक का पढ़ाई करना है। और यहाँ तक पढ़ने के बाद ही आप प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि जो बीपीएससी का लेवल है वो काफ़ी जो है स्टैंडर्ड है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो जो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है उसको हम जो है बैगनी कलर बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, और बी फॉर वायलेट होता है, और आर फॉर रेड होता है। तो बैगनी और लाल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन सबसे कम अपवर्तित होता है, तो जो लाल जो है सबसे कम अपवर्तित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए, सबसे कम अपवर्तित होता है। ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था। फिर मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरेगी। यानी जब मिट्टी के तेल में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के टुकड़े की वजह से जो है पहले जो
लेवल रहता है, ओवरऑल जो लेवल रहता है वो ऊपर जाता है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ़ पिघलता है, जैसे जब बर्फ़ पिघल जाता है तो चूँकि यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, केरोसिन की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के जो है डेंसिटी से कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो केरोसिन की डेंसिटी होती है, यानी मिट्टी के तेल की जो डेंसिटी होती है, वो वाटर के डेंसिटी से कम होती है। इस वजह से जो है जब बर्फ़ पिघल जाता है, यानी जब पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो तेल की सतह होती है वो गिर जाती है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ जो है दबाव लगाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो तेल की सतह होती है वो नीचे चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, यह भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो यह भी प्रश्न जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। पूरा टेबल ही आपको वहाँ पे पीएच की दी हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और यह होता है 7.4। और इसके अलावा अगर सिरका की बात की जाए तो 2.3 होता है सिरका का, विनेजार जिसको बोला जाता है, और इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक जूस की बात की जाए तो गैस्ट्रिक जूस का जो होता है वो पीएच मान होता है 1.2। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है, तो हमारे जो है अमाशय के अंदर, पेट के अंदर पाया जाता है। और अगर इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो पीएच होता है वो होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है जो पीएच होता है सबसे ज़्यादा होता है 14 के आसपास। तो ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशिया का दूध है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका जो होता है ये 10 होता है पीएच मान। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो यह प्रश्न आपका जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी जो है पूरी एनसीईआरटी है, अभी 2-3 साल से एनसीईआरटी की बुक्स को सिलेबस कम कर दिया गया है, चैप्टर्स कम कर दिए गए। तो जो पहले बुक चलती थी कंप्लीट वाली, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कक्षा 10 एनसीईआरटी के चैप्टर 11 में जो आँख वाला जो चैप्टर है, और वहाँ पे जो चैप्टर जो है 11 में आपको क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है बताया गया है कि जो सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, जो डायमीटर या व्यास होता है, वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो लगभग यहाँ पूछा, तो लगभग में हम 2 सेंटीमीटर इसका आंसर मान लेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, तो जो हमारी आँखें किसी चीज़ को क्लियरली देख पाती हैं, जो नियर व्यू होता है, नियर विजन होता है आँखों का, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और अगर बात किया जाए कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं, ये तो वहाँ नज़दीक देखने का 25 सेंटीमीटर, और दूर देखने की बात आएगी तो ये अनंत तक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो यह भी प्रश्न जो है कक्षा 10 की पुस्तक एनसीईआरटी की साइंस की पुस्तक चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और यहाँ पे ये प्रश्न आपको जो है एक्सरसाइज में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट इस प्रश्न को लिया गया था। तो इस प्रश्न पे आते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया। तो इसका आपको रिएक्शन ध्यान रखना है, और इस प्रश्न का जो रिएक्शन है यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। CaOH, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं, तो CaOH, जिसको ड्राई स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है CaOH प्लस Cl2, यहाँ पे क्लोरीन गैस का रिएक्शन हो रहा है, और इससे क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहीं पे आपका जो है बिरंजक चूड़ है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरंजक चूड़, और साथ में जो है H2O भी यहाँ पे बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। और यह भी प्रश्न जो है क्लास 10th की जो पुस्तक है चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता, वहाँ से लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके जो प्रश्न हैं ज़्यादातर वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और खासकर कक्षा 10 एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगला प्रश्न भी यहीं से पूछा गया है, और ट्री 1 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 16 के 16 ये आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है एनसीईआरटी लेवल पे यहाँ पे तैयारी करनी है। फिर अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
एमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये भी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है जिसमें सिलेबस कट नहीं किया गया है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और साथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ओम का नियम का अगर सत्यापन करना है तो इस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। और ओम का नियम किसने दिया था? तो साइमन ओम ने दिया था, साइमन ओम ने दिया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओम नियम के हिसाब से जो है, जो वोल्टेज होता है, विद्युत विभव होता है, वो धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब बी नीचे आ जाता है तो ये आर यहाँ पे कांस्टेंट बनता है, जिसको हम आर बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध हो जाता है, तो आपका जो फार्मूला हो जाता है बी बराबर आई आर। ये ओम के नियम के हिसाब से बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ये आपका जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है। तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आप इसका रिएक्शन देख लीजिए। और इस प्रश्न का जो रिएक्शन हो जाएगा, Fe आयरन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, और यहाँ पे 2HCl, और साथ में जो है जब रिएक्शन होगा तो ये FeCl2 + H2, यानी यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, आयरन क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। और आपको जो है बीपीएससी ट्री परीक्षा से संबंधित कुछ भी जो है डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर अब बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस में अगर हम देखें चराई, तो चराई जो है ये पर्यावरण जो है पर्यावरण के खिलाफ है और पर्यावरण से इसको नुकसान होता है। वनोन्मूलन से भी पर्यावरण को नुकसान होता है और वनारोपण से जो है पर्यावरण को फ़ायदा होता है। तो इससे जो है वनारोपण से हम बाढ़ को रोक सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? और यह प्रश्न आपका जो कक्षा 10 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। आइए इस प्रश्न का आंसर समझते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। और ये आपका जो है अगर देखा जाए तो जो क्लास 3 है, चैप्टर 3 है आपका एनसीईआरटी में, वहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया गया है, प्रतिक्रिया सीरीज़ दी गई है एलिमेंट्स की। और वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो टिन होता है, टिन की तुलना में जिंक जो होता है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसलिए जो खाने का पैकेट होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे खाने के डिब्बों पर जिंक की परत नहीं चढ़ी होती है, टिन की परत चढ़ी होती है। टिन रिएक्शन नहीं करता है कम रिएक्टिव होने की वजह से, कम प्रतिक्रियाशील होने की वजह से, और जिंक ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। तो ये खाने के साथ में प्रतिक्रिया कर सकता है, तो खाना खराब हो सकता है। तो इस वजह से हम टिन का परत चढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर है प्रश्न संख्या 30, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? और अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 साइंस का जो है आपको क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। और अगर आपके द्वारा जो है डिमांड की जाएगी तो मैं आगे चलकर एनसीईआरटी की जो क्लासेस बहुत ही आसान शब्दों में लाऊंगा। फिर अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे अंडाशय को जो है ओवरी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिंब का निर्माण, ओवम, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, ये हार्मोन होता है, और फिर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं। तो ये सभी काम जो है अंडाशय करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये चैप्टर नंबर 8 से यह प्रश्न लिया गया है, जो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है एनसीईआरटी से कक्षा 10 से। फिर अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी कक्षा 10 में पूरा टेबल दिया गया है। तो यहाँ पे इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें मिथेनोइक अम्ल की, तो ये चींटी की डंक में पाया जाता है। और अगर लैक्टिक अम्ल की बात की जाए तो जो दही होता है या खट्टा दूध होता है, दही या जो दूध खराब हो जाता है तो खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात की जाए दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। तो आपको ये फ़र्क ध्यान रखना, लैक्टोज पाया जाता है। और अगर इसके अलावा जो है आपको आगे की साइंस की कक्षाओं में जानकारी दी जाएगी, जो आपको 5 मिनट की सीरीज़ आएगी, वहाँ पे आपको सारे जो अम्ल दिए गए एनसीईआरटी में उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, कोलिफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलिफॉर्म जो है
ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया चैप्टर नंबर 16 में जो है इस चैप्टर के दूसरे नंबर पेज पे ही कोलीफॉर्म के बारे में दिया गया है। तो कोलीफॉर्म क्या होते हैं, तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ से जो है कोलीफॉर्म से जो है हम अगर जल संदूषित हो गया है, अगर जल संदूषित हो गया है तो उसके बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि जल जो है वो संदूषित हो गया है। तो ये प्राणियों के जो है मानव के जो है पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। तो आपको जो है अगले वीडियो में जो 24 अगस्त को पेपर आयोजित हुआ था तो उसमें जो सेट ई के प्रश्न हैं उसमें वो भी आपको जानने हैं। 16 प्रश्न वहाँ पे एनसीईआरटी के पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों का विश्लेषण इसके बाद आएगा। और अगर आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस का क्लासेस चाहिए चैप्टर वाइज अच्छे सरल शब्दों में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।